एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। यहाँ पे मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है, आप इसको पढ़ सकते हैं। हम लोग एक सीरीज स्टार्ट किए हैं जिसमें हम लोग सैम्पल सॉल्व कर रहे हैं। सैम्पल में 1 2 3 ऑलरेडी पोस्टेड है, ये सैम्पल 4 है हम लोगों का। जो हम लोगों का टर्म 2 के लिए सेट्स आए थे उसको मैं सॉल्व कर रही हूँ यहाँ पे। ओके, क्लास 12 के लिए जो है वो, और सब्जेक्ट है हम लोगों का इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है स्क्रीन पे, अगर आपको ये चाहिए पीडीएफ के फॉर्म में तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सेट 1 to 5 जो टर्म 1 के लिए आया था वो भी इंग्लिश में कन्वर्टेड पीडीएफ है, वो भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। साथ में हमारे चैनल पे उसका वीडियो भी है, आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। चलिए बिना किसी देरी के अब शुरू करते हैं हम अपने आज के क्लास को। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इकोनॉमिक डिसीजन आर टेकन बाय हुम। एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में इकोनॉमिक डिसीजन कौन लेता है? तो इकोनॉमी इज रन बाय इंडिविजुअल, है ना, और कॉरपोरेशंस who own and operate companies and make decisions as to the use of resources। यानी कि जो इंडिविजुअल्स होते हैं यानी और जो कॉरपोरेशंस होते हैं जो प्रॉपर्टीज़ को खुद ओन कर रहे होते हैं, इसलिए इस तरीके के जितने भी डिसीजन होते हैं वो कौन लेंगे? या तो इंडिविजुअल्स के नाम से आप उसको कह सकते हैं या फिर आप उसको कॉरपोरेशंस के नाम से कह सकते हैं। अगर आपको नाम याद नहीं भी रहे तो कम से कम इंडिविजुअल्स जरूर लिख के आइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि व्हाट डिफाइन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या है? तो इन्वेस्टमेंट है एक एसेट या आइटम हम लोग अक्वायर करते हैं विद द गोल, हम लोगों का ये रहता है कि हम लोग जनरेट करें इनकम या फिर उसमें अप्रिसिएशन हो। अप्रिसिएशन यानी कि उसका वैल्यू जो है वो बढ़े। द इंटेंट इज नॉट टू कंज्यूम द गुड बट रैदर टू यूज इन द फ्यूचर टू क्रिएट वेल्थ। ये इसमें हम लोगों का इंटेंशन जो है वो ये नहीं रहता कि हम लोग गुड को कंज्यूम कर ले तुरंत। हम लोगों का इंटेंशन ये होता है कि हम लोग उसको फ्यूचर में इस्तेमाल करें या फिर हमारा वो वेल्थ जो है वो क्रिएट करें। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन एंड ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, है ना। तो जीडीपी और जीएनपी में क्या डिफरेंस है? तो जीडीपी जो है वो हम लोगों का वैल्यू करता है गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस्ड होते हैं विद इन अ कंट्री बॉर्डर। जो हमारे कंट्री के बॉर्डर के अंदर में प्रोड्यूस हो जाता है उसको हम लोग जीडीपी में कैलकुलेट कर लेते हैं। बाय द सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स अलाइक, या तो वो हमारे सिटीजन हैं या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे यहाँ कंट्री में अगर वो काम कर रहा है तो वो हमारे जीडीपी का पार्ट होगा। यानी कि अगर कोई फॉरेनर भी अगर इंडिया में आकर के प्रोडक्शन कर रहा है गुड्स और सर्विसेज का तो वो हमारे जीडीपी का पार्ट हो जाएगा। जीएनपी में होता है क्या है ना कि गुड्स और वैल्यूज और सर्विसेज जो प्रोड्यूस्ड होते हैं ओनली कंट्री सिटीजन्स, यानी कि हम सिटीजन्स या हम लोग इंडिया में रहें या हम लोग सिटीजनशिप होल्ड करने के बाद में इंडिया के बाहर जाके अर्न करें, लेकिन उसमें जो इनकम होगा वो हम लोगों का जीएनपी का पार्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, whom is the credit by whom credit creation is done। तो क्रेडिट क्रिएशन इज डन बाय द कमर्शियल बैंक्स। नेक्स्ट है हम लोगों का, द वैल्यू ऑफ एमपीसी इज 1, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एमपीएस। अगर एमपीसी का वैल्यू 1 है तो एमपीएस का वैल्यू क्या हो जाएगा? द वैल्यू ऑफ एमपीसी इज इक्वल टू यूनिटी या फिर 1 when MPS is equal to 0 because whole of the disposable income is spent on the consumption। क्यों? क्योंकि जितने भी disposable income थे सभी को जो है वो consumption पे खर्च कर दिया जा रहा है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, MPC प्लस MPS इज इक्वल टू होता है हम लोगों का 1। अगर यहाँ पे हम लोगों को कह दिया है कि MPC का वैल्यू 1 है, इसको थोड़ा सा और हम लोग कर लेते हैं, MPS इज इक्वल टू हम लोगों का क्या हो जाएगा 1 माइनस MPC। अगर ये MPS हमको अगर फाइंड आउट करना है तो अगर हम 1 माइनस 1 करेंगे तो मेरा क्या बचेगा यहाँ पे 0। वही चीज़ को यहाँ पे कह दिया जा रहा है कि अगर MPC हम लोगों का
1 हो जाएगा तो हम लोगों का MPS क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 6। इसमें पूछा गया है इनडायरेक्ट डिफाइन इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, ये किस तरीके का टैक्स है जो लीवाई होता है, मतलब कि जुड़ा हुआ होता है, कैसे, किस पे, तो गुड्स एंड सर्विसेज पे। हम लोग जब कोई चीज़ खरीदते हैं तो उससे कस्टमर के पहुंचने से पहले ये टैक्स जो है उस पर लग चुका होता है, जो कि अल्टीमेटली पे कौन करता है, इनडायरेक्ट टैक्स वो कस्टमर ही पे करता है। और ये जो है वो हम लोगों का कोई भी गुड्स और सर्विस लेते हैं उसके मार्केट प्राइस के अंडर ही आता है, मतलब कि आपका जो भी गुड्स का या सर्विसेज का जो मार्केट प्राइस है उसमें ये टैक्स जो है वो ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है और आपको वो पता भी नहीं चलता कि आप टैक्स पे कर रहे हैं, इसलिए वो इनडायरेक्ट कहा जाता है। डायरेक्ट में हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली जा करके गवर्नमेंट को पे करते हैं या फिर अथॉरिटी जो भी रहता है उसको हम लोग पे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट से क्या समझते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट रेफर्स to the investment in the domestic companies and the assets of another company by a foreign investor। फॉरेन इन्वेस्टर या हमारे डोमेस्टिक कंपनी में पैसे लगाए या फिर अदर एसेट्स में पैसे लगाए जो कि हमारी कंट्री का है, या फिर जो विदेशी आकर के स्वदेशी वाले पे पैसा लगाते तो हो गया फॉरेन इन्वेस्टमेंट। लार्ज मल्टीपल कॉरपोरेशन यानी कि MNCs जिसको आप कहते हैं, विल सीक न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ देखते हुए है बाय द ओपनिंग ब्रांचेस एंड एक्सपैंडिंग देयर इन्वेस्टमेंट इन अदर कंट्रीज। जो बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनियां होती है वो क्या करती हैं, अपने यहाँ तो बिजनेस फैला लेती हैं, तो फिर वो क्या करती है दूसरे जगह पे जा करके यानी कि दूसरी कंट्री में जा करके अपना ब्रांचेस खोलती है ताकि वो अपने आप को वो एक्सपैंड कर सके। क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोगों का एक सेंटेंस में आंसर देना था, इसलिए सारे आंसर जो है वो छोटे छोटे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 से हम लोगों को 50 वर्ड्स में आंसर करना है, इसके बाद से हम लोगों का आंसर्स जो है वो थोड़े से बड़े बड़े आपको रहेंगे। नेक्स्ट हम लोगों को डिस्क्राइब द फर्म सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मैक्रो इकोनॉमी। मैक्रो इकोनॉमी के व्यू से अगर फर्म्स को हम डिफाइन करें तो बिजनेसेस के वर्ड्स में हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है वो 2 या 2 से अधिक लोग जो है मिलकर काम कर सकते हैं। यहाँ पे जो टर्म जो डिफाइन है फर्म, इसको हम लोग कह सकते हैं कि इकोनॉमिक के रूप में एक कंपनी होता है जो कि क्या करता है, प्रॉफिट कमाना चाहता है। कैसे, तो किसी भी चीज़ को मैन्युफैक्चर करके या सेल करके प्रोडक्ट को और सर्विसेज को, या फिर हो सकता है ये दोनों काम ये कर सकता है। फर्म जो है वो ट्रेड करता है बोथ मतलब कि अदर फर्म्स के साथ में और साथ में सर्विस इंडस्ट्रीज के साथ में, जो कि ओवर क्या करते हैं सर्विसेज टू बोथ बिजनेसेस एंड इंडिविजुअल्स, किसी को भी दिया जा सकता है। नेक्स्ट है इसका एग्जांपल यहाँ पे है, जैसे कि वन ऑफ द मोस्ट कॉमन यूज ऑफ द टर्म इज लॉ फर्म, है ना। लॉ फर्म का सबसे ज़्यादा जो है वो यूज़ होता है टर्म का, जिसमें मतलब कि जहाँ पे लॉयर्स जो होते हैं वो अपने लॉ से रिलेटेड रिलेशन मतलब कि सर्विसेज जो है वो देते हैं। इसी तरीके से अभी जो है वो पॉपुलर हो रहा है CA फर्म्स। तो CA फर्म्स जो होता है यहाँ पे क्या होता है कि लोग जो है वो जाते हैं और अपने अकाउंटिंग से रिलेटेड सर्विस मतलब कि एडवाइसेस जो है वो लेते हैं, जैसे कि टैक्स बचाने का उपाय क्या हो सकता है, या फिर अकाउंटिंग करवाने का कुछ काम है। जो छोटे छोटे फर्म्स है जो अपना CA खुद का हायर नहीं कर सकते हैं, वो फर्म्स के पास में चले जाते हैं, अपना डॉक्यूमेंट दे दिए जा करके, और वो जो है उनके लिए टैक्स के लिए जो भी फॉर्मेट में बनाना होता है डॉक्यूमेंट, वो उनका डॉक्यूमेंट जो है वो रेडी कर देते हैं। नेक्स्ट है हम लोगों का 9, जहाँ पे पूछा गया इलस्ट्रेट द क्लासिकल ट्रेडिशन ऑफ इकोनॉमिक थॉट्स। अब जब जो कि क्लासिकल थॉट्स जो है वो इकोनॉमिक का कैसा था, जैसे कि इकोनॉमिक जो है ना, या फिर जो थॉट्स आए हुए हैं वो हम लोगों का आया था सबसे पहले तो क्लासिकल, उसके बाद आया था हम लोग का न्यू क्लासिकल, और उसके बाद हम लोगों का आया है मॉडर्न। ठीक है, तो हम लोगों से सबसे पुराना वाला पूछा गया कि आखिर क्लासिकल जो थ्योरीज थे उनका क्या मतलब कि थॉट्स रहा था। तो क्लासिकल इकोनॉमीज जो है वो रेफर क्या करते हैं स्कूल ऑफ थॉट्स में, जहाँ पे इकोनॉमिक्स दैट्स ऑरिजिनेट इन द लेट 18th एंड 19th सेंचुरी स्पेशली इन ब्रिटेन। क्लासिकल इकोनॉमीज जो है वो स्कूल ऑफ थॉट है जहाँ पे इकोनॉमिक्स के बारे जहाँ पे इकोनॉमिक्स जो है वो ओरिजिनेट हुआ था कब, तो 1800 से लेकर के 19th सेंचुरी तक के बीच में, स्पेशली कहाँ पे, तो ब्रिटेन में। ये जो है वो फोकस्ड कर रहे थे इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक फ्रीडम, एडवोकेटिंग लेजर्स फेयर आइडियाज़ एंड बिलीविंग इन द फ्री कंपटीशन। जो कि क्या कर रहे थे, फोकस कर रहे थे इकोनॉमिक फ्रीडम पे, या फिर लेजर्स फेयर जिसको कि हम लोग बोलते हैं फ्री मार्केट पे, फ्री मार्केट लेजर्स
एडवोकेटिंग लेजेस फेयर आइडियाज़ यानी कि फ्री जो आइडियाज़ है उनके, और साथ साथ में बिलीव इन फ्री कंपटीशन जहाँ पे कंपटीशन पे किसी तरीके का कोई रिस्ट्रिक्शन ना रहेगा। क्लासिकल इकोनॉमिक थ्योरीज हेल्प्ड कंट्रीज टू माइग्रेट फ्रॉम मोनार्चीज रूल टू कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसीज। क्लासिकल इकोनॉमिक्स जो थ्योरीज जो है उन्होंने हेल्प क्या किया लोगों को माइग्रेट करने से मोनार्चीज रूल यानी कि जो राजा महाराजा वाला जो रूल होते हैं उससे कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक की तरफ में बढ़ने में। विच हेल्प विथ सेल्फ रेगुलेशन इट मीन्स थिंकर आर हेल्ड टू बी एडम स्मिथ, जेन बैप्टाइट से, डेविड रिकार्डो, थॉमस रॉबर्ट मल्दस एंड जॉन स्टुअर्ट मिल। तो यहाँ पे अगर किसी का नाम मैंने थोड़ा सा गलत लिया हो तो ये हो सकता है कि आपको कुछ और उसको पढ़ते हो, जैसे कि RIT को कुछ लोग जो है वो रीता भी पढ़ते हैं, इसको रीटा भी पढ़ते हैं, तो पढ़ने का हो सकता है थोड़ा सा चेंज हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों का यहाँ पे है कि जो क्लासिकल थ्योरीज वगैरह जो हम लोगों का था ये तो हम लोग यहाँ पे पढ़ लिए, और यहाँ पे जो मेन ये सब जो थिंकर्स थे उसमें से एडम स्मिथ है, जिन बैप्टाइट्स है और डेविड रिकार्डो है, इन्होंने भी बहुत सारे थ्योरीज दिए हैं, और थॉमस रॉबर्ट मेल्दस हैं एंड जॉन स्टुअर्ट मिल। नेक्स्ट 10 नंबर है इलस्ट्रेट विद एन एग्जाम्पल दैट टी कैन बी बोथ फाइनल एंड इंटरमीडिएट गुड। NCERT का जो बुक है उसमें ये डेफिनेशन ये एग्जाम्पल जो है वो बिल्कुल लिया हुआ है, आप उसको चाहते जाकर के वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, और उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने यहाँ पे आंसर भी लिखा हुआ है, जैसे कि एज पर द क्वेश्चन टी कैन बी बोथ फाइनल एंड इंटरमीडिएट गुड एक बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। कैसे, देखिए अगर टी हम लोग खरीद रहे हैं अब मतलब कि हम लोगों का कंजम्पशन का पर्पस है हाउस होल्ड के लिए, है ना, मतलब कि लाए अपने घर में हम खरीद के उसको पी रहे हैं, तो ये मेरा क्या हो जाएगा फाइनल गुड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसको हम लोग फर्दर रीसेल नहीं करने वाले हैं, लेकिन जैसे ही रेस्टोरेंट वाले या टी सेलर इसको खरीदते हैं, उसे चाय बनाते हैं, उसको चाय बना करके फिर से बेचते हैं, तो और कस्टमर से ये क्या करते हैं प्रॉफिट अर्न करते हैं, ये उनके लिए क्या हो गया इंटरमीडिएट गुड हो गया। 11 नंबर है यहाँ पे मनी इज सेड टू बी ए यूनिट ऑफ अकाउंट, व्हाट डज दिस स्टेटमेंट। मनी जो है वो एक यूनिट ऑफ अकाउंट है, इसका क्या मतलब है, ये स्टेटमेंट से क्या समझते हैं। तो अ यूनिट ऑफ अकाउंट इज समथिंग दैट कैन बी यूज टू वैल्यू गुड्स एंड सर्विसेज। यूनिट ऑफ अकाउंट का मतलब कि क्या, एक ऐसा चीज़ जिससे कि हम लोग चीज़ों का या सर्विसेज का जो है वो वैल्यू लगा सके। वैल्यू लगाने से मतलब कि उसका कीमत मतलब कि पता कर सके। रीच रिकॉर्ड डेप्ट्स, हम लोगों का डेप्ट को रिकॉर्ड करने के लिए, एंड मेक कैलकुलेशन, हम लोग को जो भी कैलकुलेशन करना होता है उसको भी उसके लिए भी। मनी जो है वो एक ऐसा यूनिट हम लोग कंसिडर करते हैं अकाउंट में जो कि डिविजिबल है, फंजिबल है एंड काउंटेबल है ना, जिसको कि हम लोग विथ मनी बीइंग काउंटेबल इट कैन बी काउंट फॉर प्रॉफिट लॉसेस इनकम एक्सपेंस डेब्ट एंड वेल्थ। मनी का इस्तेमाल करके हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने जितने भी अकाउंटिंग का काम है जैसे कि प्रॉफिट लॉस पता करना, इनकम एक्सपेंस पता करना, डेब्ट एंड वेल्थ पता करना, ये सभी जो है वो हम लोग कर सकते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 12 है हम लोगों का, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट एंड एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का बात हो रहा है यहाँ पे, तो एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट रेफर टू द इन्वेस्टमेंट दैट इंटरप्राइजेज एंड प्लानर्स इन द इकोनॉमी विश टू मेक एट द स्टार्ट ऑफ द पीरियड। एक सेंटे का मतलब था जो हम लोग स्टार्टिंग में हम लोग जो फ्यूचर के लिए जो सोच रहे होते थे, यहाँ पे प्लानिंग जो है वो कौन कर रहा है, तो इकोनॉमी में इंटरप्राइजेस यानी कि जो बिजनेस करने वाले लोग हैं वो सोच रहे हैं कि इतना पैसा जो है वो खर्च मतलब कि लगाया जाए या नहीं लगाया, कब, तो स्टार्टिंग ऑफ पीरियड में। द एक्चुअल और रियलाइज्ड इन्वेस्टमेंट ऑन द अदर हैंड, एक्स पोस्ट और एक्चुअल इन्वेस्टमेंट इज द मेजरमेंट ऑफ द टाइम आफ्टर द फैक्ट। और एक्सपोस्ट क्या होता है इन्वेस्टमेंट का, जब इन्वेस्टमेंट कर लिए उसके बाद में हम लोग देख रहे हैं। व्हेन मोर इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड द रियल इन्वेस्टमेंट में डिफर फ्रॉम द प्लान इन्वेस्टमेंट ड्यू टू अनफॉर्सिन इन्वेंट्री एडिशन और रिडक्शन स्टॉक ऑफ गुड्स। देखो या तो हो सकता है कि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो जाए, या हो सकता है इन्वेस्टमेंट कम भी हो। इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कब हम लोग को करना पड़ेगा, मतलब कि ज़्यादा हो जाएगा जब प्लानिंग वाला से हो सकता है कुछ अनफॉर्सिन इन्वेंट्री ये हो गए हो, एडिशन हो गए हो, या फिर रिडक्शन हो गया होगा स्टॉक ऑफ गुड्स में, तो इस तरीके से हो सकता है। दिस कंपोनेंट ऑफ एक्स एंटे एंड एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट इज टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल डिटरमाइनिंग द नेशनल इनकम। अब इस तरीके के जो एक्स पोस्ट और एक्स एंटे जो इन्वेस्टमेंट है इसको कि हम लोग अपने अकाउंट में ले सकते हैं जब हम लोग नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। अब राइट डाउन द ऑब्जेक्टिव
ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट। अब गवर्नमेंट बजट का ऑब्जेक्टिव क्या होगा उसको हम लोगों को बताना, मतलब कि गवर्नमेंट जब बजट बना रहा होता है तो क्या सोच के बनाया जाता है। तो गवर्नमेंट बजट इज़ यूज टू प्रिवेंट बिजनेस फ्लक्चुएशंस ऑफ इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी। तो गवर्नमेंट जो है वो बजट का इस्तेमाल करता है ताकि वो मतलब कि बिजनेस में जो फ्लक्चुएशन हो रहे हैं, इन्फ्लेशन हो रहा है, डिफ्लेशन हो रहा है, उसको जो है वो कंट्रोल कर सके ताकि इकोनॉमी में स्टेबिलिटी जो है वो बना रहे। द गवर्नमेंट एम्स टू कंट्रोल द डिफरेंट फेजेस ऑफ बिजनेसेस फ्लक्चुएशंस थ्रू दिस बजटरी पॉलिसीज। वही है यहाँ पे गवर्नमेंट का एम क्या रहता है कि डिफरेंट फेजेस जो होते हैं बिजनेस में फ्लक्चुएशंस को उसको जो है वो कंट्रोल करे इस बजटरी पॉलिसी से। द वेरियस ऑब्जेक्टिव ऑफ बजटरी पॉलिसीज आर, बहुत सारे वेरियस मतलब कि पॉसिबिलिटीज़ हो सकते हैं, जैसे कि रिलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज़ इन इनकम एंड वेल्थ, इनकम स्टेबिलिटी, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, इकोनॉमिक ग्रोथ, रिडक्शन, रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज़। ये 5-6 यहाँ पे पॉइंट्स है, आपको इन सभी पॉइंट्स को याद रख लेना और इसको भी आपको मेंशन कर देना कि ये सभी काम जो है वो गवर्नमेंट जो है अपने बजट के से करने का कोशिश करता है। एलोकेट करना चाहता है रिसोर्सेज को, इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना चाहता है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाना चाहता है, मैनेज करना चाहता है पब्लिक एंटरप्राइजेस को, इकोनॉमिक ग्रोथ देखना चाहता है और रिड्यूस क्या करना था, रीजनल डिस्पैरिटीज़, मतलब कि जैसे कि कोई पार्ट है वो कंट्री का बहुत वीक है या बहुत पुअर है तो उसको क्या करेगा कि जोड़ने की कोशिश करेगा जो डेवलप्ड है उससे, और यहाँ से कुछ चीज़ें जो है यहाँ लाने की कोशिश करेगा ताकि यहाँ पे भी जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाए। डिस्पैरिटीज मतलब कि दोनों के बीच के अंतर को, है ना। पैरिटीज मतलब डिफरेंसेस। क्वेश्चन नंबर 14 है हम लोगों का, हाउ डज फॉरेन ट्रेड इफेक्ट द एग्रीगेट डिमांड ऑफ अ कंट्री। एक फॉरेन ट्रेड जो है वो कैसे एग्रीगेट डिमांड है वो कंट्री का जो है वो इफेक्ट करता है। एन इंक्रीज इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट विल इंक्रीज द डिमांड फॉर करेंसी इन द रिसीविंग कंट्री। ऑब्वियस बात है, जब इन्वेस्टमेंट हो रहा है यानी कि जो ये रिसीव कर रहा है कंट्री इन्वेस्टमेंट को, उसका डिमांड करेंसी का वो बढ़ जाएगा। एंड रेज इट एक्सचेंज रेट, और इसकी वजह से उसका एक्सचेंज रेट जो है वो बढ़ जाएगा। इन एडिशन एन इंक्रीज इन द कंट्रीज करेंसी विल लीड्स टू गेन एंड इम्प्रूवमेंट इन इट्स टर्म ऑफ ट्रेड। जैसे ही इसका करेंसी में चेंज होगा वैसे ही इसका ट्रेड में भी मतलब कि इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। विच आर द रेशियो ऑफ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट प्राइसेस, जिससे कि हम लोगों का एक्सपोर्ट इम्पोर्ट प्राइसेस में भी फ़र्क आएगा। इसकी वजह से अगर हमारे यहाँ का चीज़ें जो है वो सस्ती लगेंगी तो लोग जो है वो ज़्यादा इम्पोर्ट करेंगे, महंगी हो जाएंगी तो लोग कम इम्पोर्ट करेंगे। तो इस तरीके से हम लोगों का जो है वो डिमांड जो है वो फ़र्क पड़ता है। हमारे करेंसी में डायरेक्टली फ़र्क आ जाता है, करेंसी में फ़र्क आने से हम लोगों का डिमांड जो है वो ऑटोमेटिकली इफेक्टेड हो जाएगा। A change in the value of net export at each level shift the aggregate demand curve। अब जितना भी हम लोगों का नेट एक्सपोर्ट यानी कि एक्सपोर्ट इम्पोर्ट जो है वो हर लेवल पे जो है जो जितना भी चेंज होगा उससे हम लोगों का एग्रीगेट डिमांड कर्व में जो है वो हम लोग को शिफ्ट देखने को मिलेगा। A major determinants of net export is foreign demand for countries goods and services that demand will vary with the foreign incomes। अब एक मेजर डिटर्मिनेंट्स जो है नेट एक्सपोर्ट का वो है कि हम लोगों का फॉरेन डिमांड फॉर कंट्रीज गुड। अब हम लोगों का कंट्री के गुड का डिमांड जो और सर्विसेज का जो है वो बाहर में कैसे है, और उसी का डिमांड जो है वो हमारे बाद में फिर फॉरेन इनकम्स को जो है वो वेरी करवाएगा, मतलब कि चेंजेस जो हम लोग को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम लोग को क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ से हम लोग का लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट होता है। जैसे कि हम लोग को सबसे पहले बताना कि इन्वेंट्री क्या है, इंटरेस्ट क्या है और नेट इन्वेस्टमेंट क्या है। तो सबसे पहले इन्वेंट्री क्या है, तो इन्वेंट्री जो है वो रॉ मटेरियल जो प्रोडक्शन में यूज़ होता है एज वेल एज गुड्स प्रोड्यूस जो कि अवेलेबल रहते हैं सेल के लिए, उसको हम लोग कह सकते हैं। कंपनी इन्वेंट्री जो है वो रिप्रेजेंट करता है मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट एसेट का। इट हैज़ बिकॉज द टर्नओवर ऑफ इन्वेंट्री रिप्रेजेंटेड ऑन द प्राइमरी सोर्स ऑफ रेवेन्यू जनरेशन एंड सब्सिक्वेंट अर्निंग। क्यों? क्योंकि इन्वेंट्री जो होता है वो हम लोगों को इम्पोर्टेंट एसेट है जो कि इन्वेंट्री टर्नओवर के रूप में बताता है, और ये प्राइम सोर्स होता है किसका, रेवेन्यू जनरेशन का, यानी कि पैसे अर्न करने का, और साथ साथ में सब्सिक्वेंट अर्निंग के लिए भी। There are 3 types of inventory including raw material,
वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश्ड गुड। हम लोगों के 3 तरीके के इन्वेंट्री हो सकते हैं, रॉ मटेरियल में भी हो सकता है, वर्क इन प्रोग्रेस हो सकते हैं और फिनिश्ड गुड्स भी हो सकते हैं। इंटरेस्ट का बात करें तो इंटरेस्ट जो है वो मॉनेटरी चार्ज है, जो कि प्रिविलेज ऑफ बोरोइंग मनी, जो कि मनी जब हम लोग बोरो करते हैं तो उस पर चार्ज लगा हुआ होता है, टिपिकली एक्सप्रेस एज अ एनुअल परसेंटेज रेट, जो कि APR के रूप में दिखाया जाता है और उसके कि एनुअली एक उस पर जो है वो रेट लग रहा होता है, यानी कि दर से वो चार्ज कर रहे होते हैं। इंटरेस्ट इज द मोस्ट ऑफ द मनी ए लेंडर और अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिसीव फॉर लेंडिंग मनी। इंटरेस्ट जो है वो ज़्यादातर जो है वो पैसे पे लेंडर्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो पैसे जो उधार देते हैं उस पर चार्ज करते हैं। इंटरेस्ट कैन ऑल्सो रेफर टू द अमाउंट ऑफ ओनरशिप स्टॉक होल्डर हैज़ इन कंपनी और यूजुअली एक्सप्रेस एज द परसेंटेज। इंटरेस्ट को जो है वो हम लोग अमाउंट ऑफ ओनरशिप को भी बता सकते हैं, जो कि एक स्टॉक होल्डर का एक कंपनी के ऊपर में होता है, यूजुअली कि हम लोग इसको परसेंटेज के रूप में शो कर रहे होते हैं। 2 मेन टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट कैन बी अप्लाइड टू लोन, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। हम लोग को 2 तरीके का हो सकता है, सिंपल और कंपाउंड। लो इंटरेस्ट रेट environment is intended to stimulate economic growth so that it is a cheaper to borrow money। जो लो रेट इन्वेस्टमेंट जब इंटरेस्ट जब चल रहा होता है तो क्या होता है ना कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो हम लोगों को ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि चीपर बोरोइंग होता है। अब चीज़ें जो है वो सस्ती मिल रही हैं, लोन सस्ते मिल रहे हैं, तो लोग क्या करेंगे, घर ले लेंगे, गाड़ी ले लेंगे, अपना इन्वेस्ट मतलब कि लोग अपना खुद को लोग डेवलप कर लेते। अब हम लोग बात करें नेट इन्वेस्टमेंट का, तो नेट इन्वेस्टमेंट जो है वो टोटल अमाउंट ऑफ मनी है जो एक कंपनी जो है वो स्पेंड करता है अपने कैपिटल के ऊपर में, है ना। द अमाउंट ऑफ मनी दैट अ कंपनी स्पेंड ऑन कैपिटल एसेट्स। कैपिटल एसेट्स का मतलब कि जो लंबे समय के लिए जो खरीदा जाता है उसको माइनसेस द कॉस्ट ऑफ द डिप्रिशिएशन ऑफ दोज एसेट्स। और उसमें से हम लोग क्या माइनस कर देते हैं, डिप्रिशिएशन जो उन एसेट्स पे लगने वाले होते हैं। ये फिगर जो है वो हम लोगों का प्रोवाइड करवाता है सेंस ऑफ अ रियल एक्सपेंडिचर ऑन द ड्यूरेबल गुड्स सच एज द प्लांट इक्विपमेंट एंड सॉफ्टवेयर दैट आर बीइंग यूज्ड इन द कंपनीज ऑपरेशन। अब ये जो चीज़ें लंबे समय के लिए इस्तेमाल होने वाली है तो उस पर जो डिप्रिशिएशन लगाते हैं उससे पता लगता है कि हाँ कुछ जो है वो खर्च जो है वो आ रहा है, जो कि हम लोग ड्यूरेबल सामान पे लगा रहे हैं। ड्यूरेबल सामान जैसे कि प्लांट है, इक्विपमेंट है, सॉफ्टवेयर है, जो कि लंबे समय तक कंपनी जो है वो अपने ऑपरेशन में यूज़ करने वाला है। इफ़ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज़ कंसिस्टेंटली हाई देन डिप्रिशिएशन, अगर डिप्रिशिएशन से ग्रॉस इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है तो हम लोगों का नेट इन्वेस्टमेंट जो है वो कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। अगर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हम लोगों का कंसिस्टेंटली लोअर है डिप्रिशिएशन से तो नेट इन्वेस्टमेंट हम लोगों का कैसा रहेगा, यहाँ पे नेगेटिव रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 जिसमें कहा गया है कि एक्सप्लेन द एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए हम लोगों का 3 मेथड है, प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। उसमें से हम लोगों को एक्सपेंडिचर मेथड को पूछा गया। यहाँ पे आंसर ये थोड़ा सा बड़ा भी आपको लग सकता है, लेकिन आपको यहाँ पे इसमें से जो याद रह जाए वो आप जाकर अपने एग्जाम में लिखे। ऐसा कोई फोर्स नहीं है कि आपको यही शब्द जा करके उठा करके एकदम सेम टू सेम लिख देने, बस समझ लीजिए चीज़ों को और उसको अपने शब्दों में लिख के आइएगा। द एक्सपेंडिचर मेथड इज अ सिस्टम फॉर कैलकुलेटिंग ग्रॉस प्रोडक्ट GDP दैट्स कंबाइंड कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड नेट एक्सपोर्ट्स। अब जो एक्सपेंडिचर मेथड है इसमें हम लोग क्या करते हैं ना कि GDP कैलकुलेट करने के लिए तो पहले इसको इस्तेमाल करते हैं। दूसरा इसमें कॉम्बिनेशन किसका किसका होता है, तो हमारे कंजम्पशन का, इन्वेस्टमेंट का, गवर्नमेंट का स्पेंडिंग का और नेट एक्सपोर्ट्स का। द मोस्ट कॉमन वे टू एस्टिमेट GDP, सबसे आसान तरीका है GDP का कैलकुलेट करने का और सबसे सामान्य इसको हम लोग कह सकते हैं। इट सेज एवरीथिंग दैट द प्राइवेट सेक्टर इंक्लूडिंग कंज्यूमर एंड प्राइवेट फर्म्स एंड द गवर्नमेंट स्पेंड विद इन द बाउंडर्स ऑफ द पर्टिकुलर कंट्री। ये जो है वो हर कुछ बात बता देता है, जिसमें कि प्राइवेट सेक्टर, जिसमें हम लोग कंज्यूमर और प्राइवेट फर्म्स को इंक्लूड कर लेते हैं, साथ साथ में गवर्नमेंट का स्पेंडिंग जो अपने एक पर्टिकुलर बाउंड्री के अंदर में खर्च कर रहा है, एडप्ट्स टू द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, जो कि एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में एक बाउंड्री के अंदर में जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है। इन सभी को जो है वो जोड़ लिया जाता है। दिस मेथड प्रोड्यूसेस नॉमिनल GDP। इससे हम लोगों को क्या मिलता है, नॉमिनल GDP विच मस्ट
देन बी एडजस्टेड टू इन्फ्लेशन टू रिजल्ट इन द रियल जीडीपी। इससे हम लोगों को क्या मिलता है, नॉमिनल, जिसको कि इन्फ्लेशन से एडजस्ट करते हैं तो हम लोगों का रियल जीडीपी आता है। ठीक है। द एक्सपेंडिचर मेथड में बी कॉन्ट्रास्टेड विद द इनकम अप्रोच फॉर कैलकुलेटिंग जीडीपी। अब इनकम मेथड जो है वो और यहाँ पे हम लोगों का ये जो एक्सपेंडिचर मेथड है वो, ये दोनों जो है वो एक दूसरे से जो क्या है वो मतलब कि थोड़ा सा अपोजिट है, क्योंकि एक जिसका किसी का इनकम है तो दूसरे वो किसी का क्या है वो एक्सपेंस है ना। यानी कि एक फर्म जो एक्सपेंस करेगा वही ना किसी और का इनकम हो जाएगा। यानी कि ये जो भी फैक्टर का पेमेंट करेगा इधर से, अब फैक्टर का पेमेंट यानी कि 4 फैक्टर, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, चारों को पेमेंट किया, और ये जाएगा किसके पास में, ये जाएगा हाउस होल्ड के पास में। अब हाउस होल्ड के पास में गया तो ये क्या हो गया, इनकम हो गया, और यहाँ से ये गया तो इसके लिए क्या है, एक्सपेंस। ये एक दूसरे से क्या है, अपोजिट, इसलिए यहाँ पे क्या सब इस्तेमाल हुआ है, कॉन्ट्रास्टेड। हाउ द एक्सपेंडिचर मेथड वर्क्स। अब कैसे जो एक्सपेंडिचर मेथड जो है वो काम करता है, तो एक्सपेंडिचर मेथड इज रेफर टू द स्पेंडिंग इन इकोनॉमीज। अनदर टर्म फॉर कंज्यूमर स्पेंडिंग इज ए डिमांड, है ना। एक्सपेंडिचर जो है वो स्पेंडिंग का बात करता है। अगर इकोनॉमिक में हम लोग बात करें तो कंज्यूमर का स्पेंडिंग जो है उसको हम लोग डिमांड के नाम से जानते हैं। द टोटल स्पेंडिंग और डिमांड इन द इकोनॉमी इज नोन एज द एग्रीगेट डिमांड। अब टोटल स्पेंडिंग बात कर ले या फिर डिमांड बात कर ले, जो सभी लोग मिला करके करते हैं उसको हम लोग एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। दिस इज वाई द जीडीपी फॉर्मूला इज एक्चुअली द सेम एज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग एग्रीगेट डिमांड। इसीलिए जीडीपी का जो फॉर्मूला है वो एग्रीगेट डिमांड कैलकुलेट करने वाले फॉर्मूला से काफ़ी हद तक जो है वो मैच करता हुआ, बिकॉज ऑफ दिस एग्रीगेट डिमांड एंड एक्सपेंडिचर मेथड मस्ट फॉल और राइज इन टैंडम। और इसी की वजह से हम लोगों का एग्रीगेट डिमांड और एक्सपेंडिचर मेथड जो है वो हम लोगों का फॉल और राइज जो है वो एक ही सिंक में कर रहा होता। द जीडीपी अंडर दिस मेथड इज कैलकुलेटेड बाय समिंग अप ऑल द एक्सपेंडिचर मेड बाय द फाइनल गुड्स एंड द सर्विसेज। इसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड के खर्चे को लेते हैं, यहाँ पे इंटरमीडिएट गुड्स को नहीं लिया जाता है, ताकि डबल अकाउंटिंग से हम लोग बच सकें। देयर आर 4 मेन एग्रीगेट एक्सपेंडिचर दैट गो इनटू कैलकुलेटिंग जीडीपी। यहाँ पे मेन 4 एग्रीगेट जो है वो जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि कंजम्पशन है हाउस होल्ड की तरफ से, इन्वेस्टमेंट बाय बिजनेस की तरफ से, गवर्नमेंट का स्पेंडिंग गुड्स और सर्विसेज पे, एंड साथ साथ में नेट एक्सपोर्ट, जिसको कि हम लोग आर इक्वल टू एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट एंड सर्विसेज। नेट एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, एक्सपोर्ट्स में से हम लोग क्या माइनस कर देते हैं, इंपोर्ट के, इससे हम लोगों का नेट एक्सपोर्ट जो है वो मिल जाता है। इसको कि हम लोग फॉर्मूला में चाहे तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, जीडीपी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी एक्स माइनस एम, जहाँ पे सी जो है वो कंज्यूमर स्पेंडिंग है, आई हम लोगों का इन्वेस्टमेंट है, यानी कि इन्वेस्टर स्पेंडिंग ऑन द बिजनेस कैपिटल गुड्स, और जी जो हम लोगों का गवर्नमेंट का स्पेंडिंग है, आई जो हम लोगों का एक्सपोर्ट है, और एम हम लोगों का इम्पोर्ट है। अब लिमिटेशंस क्या हो जाएगा मेजरमेंट का जीडीपी का। जीडीपी कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द न्यूमरस मेथड। जीडीपी को हम लोग बहुत सारे तरीके से मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कि 3 तो हम लोग पता ही है। इंक्लूडिंग द एक्सपेंडिचर अप्रोच इज सपोज टू मेजर द कंपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, है ना। अगर हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड से ही अगर हम लोग करें तो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हम लोग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो लोगों का पता करें, एंड इकोनॉमिक हेल्थ का भी पता करें। Critics such as the Nobel Prize winning economist Joseph Stiglitz cautions that GDP should not be taken as an all encompassing indicators of a society of well-being, since it ignores the important factors that make the people happy. GDP जो है वो हम लोगों को सिर्फ उन्हीं चीज़ों को नहीं लेना चाहिए जो इंडिकेटर्स है वो सोसाइटी के वेलबींग का, हम लोगों को उन फैक्टर को भी नहीं इग्नोर करना चाहिए जो कि जैसे कि लोगों का हैप्पीनेस है ना। हम लोग जब जीडीपी कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हम लोग सिर्फ जो मॉनेटरी टर्म में होता है उसको लेते हैं, लोगों का हैप्पीनेस को या फिर सेटिस्फैक्शन लेवल को हम लोग जो है वो चेक नहीं करते। For example, while GDP including monetary spending by privates and government sector, it does not consider the work-life balance or the quality of interpersonal relationship in the given country. और
यहाँ पे हम लोग सिर्फ जो है वो मॉनेटरी वाला का ले रहे हैं, ना ही वर्क लाइफ बैलेंस को ले रहे हैं, ना ही क्वालिटी ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को ले रहे हैं। तो कैसे हम लोग कह सकते हैं कि हाँ हम लोग सिर्फ पैसे अर्न करके ही हम लोग एक अच्छा जो है वो कंट्री बन गए। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे है, व्हाट इज़ मनी मल्टीप्लायर, हाउ इज़ इट वैल्यू डिटरमाइंड। अब मनी मल्टीप्लायर क्या है और इसका वैल्यू जो है वो कैसे डिटरमाइन होता है। In monetary economics, a money multiplier is a one various closely related ratio of commercial bank money to central bank money। अगर हम लोग इसको मॉनेटरी इकोनॉमिक टर्म में अगर हम लोग कहें तो मनी मल्टीप्लायर जो है वो एक बहुत ही क्लोजली रिलेटेड एक रेशियो है जो कि कॉमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक के बीच में होता है। ऑल्सो कॉल्ड एज द मॉनेटरी बेस अंडर अ फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग सिस्टम। It relate to the maximum amount of commercial banks money that can be created, है ना। ये हम लोगों को बताता है कि कितना मैक्सिमम अमाउंट कमर्शियल बैंक जो है वो मनी वो क्रिएट कर सकता है बाय गिविंग अ सर्टेन अमाउंट ऑफ सेंट्रल बैंक मनी, जो कि सेंट्रल बैंक उसको पैसे देते हैं उससे। इन अ फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग सिस्टम दैट हैज़ अ लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट, जो कि एक फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग है जहाँ पे कि लीगल रिजर्व जो है वो रखे जाते हैं और यही पैसे जो कमर्शियल बैंक जो है वो मार्केट में क्रेडिट क्रिएशन के लिए लगाता है। द टोटल अमाउंट ऑफ लोन दैट कमर्शियल बैंक्स आर अलाउड टू एक्सटेंड द कमर्शियल बैंक मनी दैट आर लीगली क्रिएटेड इज इक्वल टू द मल्टीपल ऑफ द अमाउंट ऑफ द रिजर्व। रिजर्व जो आरबीआई के पास में रखा हुआ होता है उसी का कुछ मल्टीपल जो है वो बैंक अलाउड होते हैं अपने लिए क्रेडिट क्रिएशन करने के लिए। यानी कि अगर सपोज करो मनी मल्टीप्लायर यहाँ पे सपोज करो 5 है, तो अगर बैंक 100 रुपया रखेगा आरबीआई के पास में एज अ रिजर्व तो इसका 5 गुना यानी कि 500 रुपये तक जो है वो मार्केट में लेंड कर सकता है। The money multiplier refers to how an initial deposit can leads to a bigger final increase in the total money supply। अब मनी मल्टीप्लायर जो बताता है कि कैसे स्टार्टिंग में एक छोटा सा डिपॉजिट जो है वो फाइनल में इंक्रीज कर करके मनी सप्लाई को इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोग क्या डिपॉजिट किए 100 रुपये, लेकिन हम लोग उसका इस्तेमाल कितना को कर रहे हैं 500 रुपये तक का कर रहे हैं। The money multiplier is the amount that banks create as a deposit with each unit of money it keeps as a reserve। ये जितना पैसा बैंक जो रिजर्व के जैसा रखता है उसी का अमाउंट का जो है वो क्रिएट करता है क्रेडिट मार्केट में। इट इज़ डिटरमाइंड एज द रेशियो ऑफ अ टोटल मनी सप्लाई बाय द स्टॉक ऑफ हाई पावर्ड मनी इन द मार्केट। ये जो हम लोगों का है वो डिटरमाइन करता है कि कितना रेशियो जो है वो टोटल मनी का जो कि वो स्टॉक हाई लेवल हाई पावर्ड मनी जो वो इकोनॉमी में रखे हुए है उसका लगा सकता है। जैसे कि यहाँ पे है ना कि मैक्सिमम मनी मल्टीप्लायर यहाँ पे है, मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू M/H। MM इज व्हाट मनी मल्टीप्लायर, M रिप्रेजेंट द स्टॉक ऑफ मनी, यानी कि कितना पैसा वो मार्केट में लगाया। यहाँ पे क्या है हम लोगों का M/H है। यहाँ पे एक H रिप्रेजेंट द हाई पावर्ड मनी। सिंस M/H इज इक्वल टू 1 + CDR यानी कि कैश डिपॉजिट रेशियो और बाई H इज इक्वल टू व्हाट CDR + CDR, और ये जो है वो हम लोगों का हमेशा ग्रेटर दैन 1 होना चाहिए। हेंस द करेंट डिपॉजिट रेशियो यानी कि CDR एंड द रिजर्व डिपॉजिट रेशियो यानी कि RDR प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डिटर्मिनेशन ऑफ मनी मल्टीप्लायर। हम लोगों का M यानी कि रिप्रेजेंट स्टॉक मनी, M जो है वो हम लोगों का स्टॉक मनी को दिखा रहा है और H जो है वो हम लोगों का हाई पावर्ड है, यानी कि स्टॉक्ड मनी हम लोग कितना है यहाँ पे 1 है प्लस करंट डिपॉजिट रेशियो, मतलब कि जितना वहाँ पे डिपॉजिट जो है वो जमा किया गया है। और अगर हम लोग हाई पावर्ड मनी का बात करते हैं यहाँ पे क्या है CDR + RDR क्या हम लोगों का रिजर्व डिपॉजिट रेशियो। और इसका वैल्यू जो है यानी कि M/H जब भी हम लोग करेंगे तो ये हम लोगों का क्या होना चाहिए 1 से ज़्यादा होना चाहिए। और अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी द मल्टीप्लायर प्लेज अ की रोल इन मॉनेटरी पॉलिसी। अगर हम लोग बात करें क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी का तो इसके अकॉर्डिंगली मनी मल्टीप्लायर जो है वो एक
बहुत ही बड़ा की रोल जो है वो प्ले करता है मॉनेटरी पॉलिसी में, एज द डिस्टिंक्स बिटवीन द मल्टीप्लायर being the maximum amount of commercial bank may create by a giving unit of a central bank money and approximately equal to the amount created has important implications in the monetary policy. अब ये मॉनेटरी पॉलिसी में क्या करता है ना कि मनी मल्टीप्लायर जो है बताता है कि कितना मैक्सिमम अमाउंट जो है वो एक कमर्शियल बैंक जो है वो मनी क्रिएट कर सकता है मार्केट में, जो कि सेंट्रल बैंक उसको अलाउ किया है अपने तरफ से, मतलब कि आप इतना पैसा जो है वो मार्केट में लगा सकते हैं, या फिर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द अमाउंट क्रिएटेड हैज़ इम्पॉर्टेंट इम्प्लीकेशन इन मॉनेटरी पॉलिसी। और इसके वजह से वो मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो क्रिएट करने में हेल्प करता है कि कितना पैसा मार्केट में आएगा, और उसी को सेट कर, उसी को देखते हुए CRR और SLR और रेपो रेट को जो है वो डिसाइड किया जाता है। रेपो रेट है आपका रिवर्स रेपो रेट है, तो इनका इस्तेमाल किया जाता है ताकि मनी सप्लाई जो है वो कंट्रोल किया जा सके। अब मनी मल्टीप्लायर का यहाँ पे है कि गिव्स द मैक्सिमम पोटेंशियल चेंज इन द मनी सप्लायर ड्यू टू चेंज इन रिजर्व। अब कितना मतलब कि रिजर्व में चेंज होगा, उससे कितना मैक्सिमम पोटेंशियल चेंज जो है वो मार्केट में देखने को मिलेगा। द पोटेंशियल मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1 by रिक्वायर्ड रेशियो। अब जितना हम लोग को मनी मल्टीप्लायर चाहिए तो हम लोग यहाँ पे 1 by क्या करते हैं, रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो यहाँ पे दिखा देते हैं। और पोटेंशियल इसी को जो है इनिशियल चेंज इन एक्सेस रिजर्व, मतलब कि कितना इनिशियल में चेंज हुआ है और एक्सेस रिजर्व बढ़ाने के लिए, और एक्चुअल मनी मल्टीप्लायर, ऐसे हमको पता चलता है कि एक्चुअली मनी सप्लाई जो है वो मार्केट में कितना आया। यानी कि सपोज करो एक्सेस रिजर्व बढ़ाए 200 से, है ना, एक्सेस रिजर्व बढ़ाए मान लो यहाँ पे 200 से, और मल्टीप्लायर है हम लोगों का 5, तो यहाँ पे मेरा एक्चुअली में मनी सप्लाई कितना का हो जाएगा, 100 का। यानी कि रिजर्व कितना से बढ़ा है, सिर्फ 200 से, लेकिन रिजर्व एक्चुअली में मार्केट में सप्लाई मनी का कितना हो गया, 100 से हो गया। तो यही हम लोगों का मनी मल्टीप्लायर का काम करता है कॉमर्शियल बैंक, और इसको मनी मल्टीप्लाई करने का परमिशन कौन देता है, तो RBI देता है। नेक्स्ट हम लोगों का व्हाट इज़ बैंक रेट। बैंक रेट क्या है, कैसे जो बैंक रेट जो है वो मनी सप्लाई को इफेक्ट करता है। तो बैंक रेट इज द इंटरेस्ट रेट एंड नेशनल सेंट्रल बैंक चार्जेस अदर डोमेस्टिक बैंक्स टू बोरो फंड्स। नेशंस चेंजेस देयर बैंक रेट टू एक्सपैंड और कंस्ट्रिक्ट अ नेशंस मनी सप्लाई इन रिस्पॉन्स टू द इकोनॉमिक चेंज। बैंक रेट जो है वो क्या है, इंटरेस्ट रेट है जो कि नेशनल सेंट्रल बैंक जो है वो चार्ज करता है दूसरे डोमेस्टिक बैंक्स के, जो बोरो करता है फंड, नेशंस फंड्स, जो भी मतलब कि डोमेस्टिक बैंक्स जो सेंट्रल बैंक से चार्जेस, डोमेस्टिक बैंक जो भी अमाउंट बोरो करता है सेंट्रल बैंक से, उस पर जो चार्ज लगता है उसको हम लोग बैंक रेट बोलते हैं। नेशन चेंजेस देयर बैंक्स रेट्स टू एक्सपैंड और कंस्ट्रिक्ट नेशंस मनी सप्लाई। नेशंस बैंक जो होते हैं यानी कि सेंट्रल बैंक जो है वो अपना रेट जो है वो या तो बढ़ाते हैं या घटाते हैं, ताकि उनका मनी सप्लाई को रिस्पॉन्स जो है उसको वो कंट्रोल कर सके अपने इकोनॉमिक चेंजेस के लिए। व्हेन द सेंट्रल बैंक इंक्रीजेज द डिस्काउंट रेट, जब सेंट्रल बैंक अपना डिस्काउंट रेट जो है वो इंक्रीज करता है टू काउंटर इन्फ्लेशन, द सेंट्रल बैंक में इंक्रीज द डिस्काउंट रेट। अब सेंट्रल बैंक जो है वो अपना डिस्काउंट रेट कब इंक्रीज करेगा, है ना, यहाँ पे कि व्हेन सेंट्रल बैंक इंक्रीजेज द डिस्काउंट रेट, कब वो बढ़ाता है, तो जब उसको काउंटर करना होता है इन्फ्लेशन को ना, तब सेंट्रल बैंक जो है अपना बैंक रेट को इंक्रीज करता है, डिस्काउंट रेट को इंक्रीज करता है। व्हेन इंक्रीज कॉस्ट बोरो फंड इंक्रीजेज, और जब वो इंक्रीज करता है तो कॉस्ट बोरो फंड जो है वो इंक्रीज हो जाता है, यानी कि जो बैंक लोन जो ले रहे हैं RBI से, उन पे उनका जो है वो रेट इंक्रीज कर देते हैं। इन टर्न डिस्पोजेबल इनकम डिक्रीजेज। अब इसके वजह से क्या होता है, डिस्पोजेबल इनकम जो है वो लोगों का घट जाता है। इट बिकम डिफ़िकल्ट टू बोरो मनी टू परचेज होम्स एंड कार्स एंड कंज्यूमर स्पेंडिंग डिक्रीजेज। अब देखो, बैंक खुद अगर महंगा लोन लिया है तो क्या वो सस्ता लोन देगा आगे कस्टमर को? नहीं। जब बैंक खुद महंगा लोन ले रहा है तो आगे कस्टमर को महंगा लोन देगा। जब आगे कस्टमर को महंगा लोन दे रहा है तो क्या होगा
कि लोग जो है वो जो घर खरीदने के लिए या गाड़ी खरीदने के लिए जो लोन लेने वाले थे उसको वो लोग कम कर देंगे। अब इसके वजह से क्या हो जाएगा कि इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। ठीक है, टू द टोटल स्टॉक ऑफ मनी सर्कुलेटिंग इन द इकोनॉमी इज मनी सप्लाई। जो टोटल मनी मार्केट में जो घूम रहा होता है उसको हम लोग मनी सप्लाई करते हैं। द सर्कुलेटिंग मनी इन्वॉल्व्स हमारे पास में जो करेंसी है, प्रिंटेड नोट है, मनी इन डिपॉजिट अकाउंट हमारे जो है, और इन द फॉर्म ऑफ अदर लिक्विड एसेट्स, या फिर जो भी अदर लिक्विड एसेट्स में जो हम लोग पैसे इकट्ठे करके रखे होते हैं सभी जो है वो सप्लाई ऑफ मनी में आ जाता है। द रेट एट विच कमर्शियल बैंक्स कैन बोरो मनी फ्रॉम RBI व्हेन दे रन शॉर्ट ऑफ रिजर्व्स इज कॉल्ड एज द बैंक रेट। जब कमर्शियल बैंक्स पैसे लेते हैं RBI से, जब वो शॉर्ट हो जाते हैं अपने रिजर्व से, है ना, तो उसको हम लोग बैंक रेट कहते हैं। हम लोग जो बैंक से लोन लिए तो वो हम लोगों का इंटरेस्ट रेट हो गया, लेकिन जब बैंक RBI से लोन लेता है उसको हम लोग बैंक रेट के नाम से जानते हैं। व्हेन सेंट्रल बैंक इंक्रीजेज द बैंक रेट इट इंक्रीजेज द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग एंड हैज डिस्करेज द बोरोइंग फ्रॉम द टेकिंग अ लोन ड्यू टू दिस प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन एंड फ्लो ऑफ मनी ऑल्सो रिड्यूसेस। और ये जब रिड्यूस होगा तो यहाँ पे मेरा सप्लाई ऑफ मनी जो है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग को अगर दूसरे हैंड में अगर हम लोग बात करें, व्हेन सेंट्रल बैंक डिक्रीजेज द बैंक रेट। अब जब सेंट्रल बैंक डिक्रीज कर देगा बैंक रेट को तो इससे क्या हो जाएगा कि बोरोइंग जो है वो सस्ता हो जाएगा, लोन लोग ज़्यादा लेंगे, और हाई डिमांड जो है वो लोन का बढ़ जाएगा। अब इससे क्रेडिट जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस ऑफ द कमर्शियल बैंक भी जो है वो क्या हो जाएगा और इंक्रीज हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सप्लाई जो है वो मनी का वो इंक्रीज कर जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोगों से पूछा गया था कि बैंक रेट से कैसे सप्लाई को जो है वो इफेक्ट किया जा सकता है। तो जब बैंक रेट कम कर देंगे तो सप्लाई इंक्रीज हो जाएगा, जब बैंक रेट बढ़ा दिया जाएगा तो सप्लाई जो है वो घट जाएगा। द एक्सेस सप्लाई इन वन मार्केट कैन अफेक्ट सप्लाई और डिमांड इन द अनदर मार्केट। अगर एक्सेस सप्लाई एक मार्केट में हो रहा था वो दूसरे मार्केट को अफेक्ट कर सकता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल व्हेन देयर इज एक्सेस सप्लाई इन द लेबर मार्केट दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट। अगर अगर ज़्यादा सप्लाई है लेबर मार्केट में लेबर, तो अनएम्प्लॉयमेंट का कारण कंज्यूमर लेबर विल बी constrained in their disposable income and hence will demand a smaller quantity of goods at the given prices. इसी तरीके से शॉर्टेज ऑफ जब सप्लाई ऑफ मनी होता है, व्हेन मार्केटर्स आर फंक्शनिंग प्रॉपरली, जब मार्केट जो है वो प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है, इकोनॉमिक शॉर्टेज शुड बी टेम्पररी। इकोनॉमिक हम लोगों का जो शॉर्टेज है वो टेम्पररी होना चाहिए, क्योंकि जब प्राइस थ्योरेटिकली मूव टुवर्ड इक्विलिब्रियम, क्योंकि प्राइस जो है वो जनरली जो है वो इक्विलिब्रियम की ओर में मूव करता है, अ पॉइंट एट विच सप्लाई एंड डिमांड आर बैलेंस्ड। इक्विलिब्रियम हम लोग सभी को पता है कि इक्विलिब्रियम क्या कौन सा पॉइंट है जहाँ पे डिमांड और प्राइस जो है वो मीट करता है। इफ़ देयर इज अ शॉर्टेज द हाई लेवल ऑफ डिमांड विल बी इनेबल seller to charge more for the goods in the question, so prices will rise. अगर शॉर्टेज हो जाता है ना, तो हाई लेवल ऑफ डिमांड विल इनेबल, तो अगर प्राइस कम हो जा रहा है तो क्या हो जाएगा कि हाई प्राइसेस जो है वो सेलर जो है वो चार्ज करेगा। जब हाई प्राइसेस चार्ज करेगा तो ऑटोमेटिकली जो है वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, और हाई चार्जेस प्राइस करेगा चार्ज अगर सेलर, तो प्राइसेस जो है वो सभी चीज़ों को जो है वो बढ़ जाएगा। और हाई प्राइस चार्ज करना क्या होता है, वही ये चीज़ों का कीमत को जो है वो बढ़ा देना। यहाँ पे थोड़ा टेक्निकल टर्म में कह दिया था, थोड़ा अलग थोड़ी ही हो जाएगा, सेम ही चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 19 हम लोगों का है, लास्ट है। इफ़ द कंजम्पशन फंक्शन ऑफ एन इकोनॉमी इज सी, यानी कि हमने कंजम्पशन फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, देन कैलकुलेट द इंक्रीमेंट इन इक्विलिब्रियम इनकम ड्यू टू इंक्रीज इन ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट बाय ₹100 करोड़। अगर कंजम्पशन फंक्शन ये है हम लोगों का 50 + 0.4y, तो हम लोगों को कैलकुलेट करना है कि इंक्रीमेंट हम लोगों के इक्विलिब्रियम इनकम में इस इंक्रीज़ के वजह से जो कि आया है इन्वेस्टमेंट में, जो कि लगभग है हम लोगों का 100 करोड़ का। अब यहाँ पे है कि
सबसे पहले तो हम लोगों का गिवन जो है उसको हम लोग लिख लेते हैं, थोड़ा सा इसको अच्छे से बनाने की कोशिश करते हैं कि गिवन हम लोगों का कितना है, c इज इक्वल टू 50 प्लस 0.4y। ठीक है, हम लोगों का ये दिया हुआ है। अगर हम लोगों का इन्वेस्टमेंट 100 रुपये से बढ़ जाए, है ना, तो हम लोगों का नया इक्वेशन क्या हो जाएगा। तो नया इक्वेशन हम लोगों का क्या हो जाएगा, c इज इक्वल टू 50 प्लस 0.4y प्लस 100। ठीक है, अब हम लोगों को पता है कि एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू, हम लोगों का क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू व्हाट, एग्रीगेट डिमांड। अब जब यहाँ पे y और एग्रीगेट सप्लाई का कुछ फॉर्मूला क्या होता है, y, और डिमांड का फॉर्मूला क्या होता है, c प्लस आई। जब हम लोगों का y तो y ही है, c का वैल्यू हम लोगों को कितना दिया हुआ है, 50 प्लस 0.4y। अब ये बढ़ा कितना से है, 100 से है। अब इसको हम लोगों को क्या करना है कि कैलकुलेट करना है कि एक्चुअली में हम लोगों का ये जो इक्विलिब्रियम वैल्यू है वो कितना से इंक्रीज हुआ। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, y तो y ही है, इधर ये 0.4y को हम लोग दूसरे साइड में मूव करेंगे तो 0.4y हो जाएगा, जो कि हम लोगों का हो जाएगा इधर जाकर के 150। ये दोनों हम लोग ऐड करेंगे 150 को, तो हम लोगों का ये हो जाएगा 150। इसको आपस में माइनस किए, y माइनस 0.4y, तो ये आंसर मेरा हो जाएगा 0.6y, जो कि है मेरा लगभग 100। तो y का वैल्यू मेरा कितना हो जाएगा, 100/150, तो 150/0.6 का अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो इसका मेरा आंसर आ जाएगा 250। ये आंसर मेरा करोड़ में था क्वेश्चन, इसलिए हम लोग यहाँ पे करोड़ में आंसर देंगे और यहाँ पे आप रुपीज़ का साइन जो है वो लगा सकते हैं। इस तरीके से हम लोगों का ये जो सेट है इसका आंसर हम लोगों का कंप्लीट होता है। आपको कैसा लगा हमारा ये सीरीज़, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और न्यू जो भी आपको चाहिए होगा प्लीज़ उसको आप मेंशन कीजिए कमेंट सेक्शन में। अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको ये वीडियोस जो है वो किसी तरीके से हेल्प कर पा रहे हैं तो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।